आरिफ हमीद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सर, एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तकरीबन 1 घंटे से ज़ायद ये जारी रही, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो इसका निकात हैं, इसके जो इसका रन डाउन कह सकते हैं कि भारत, कश्मीर, अफगानिस्तान की सूरत हाल, रद्दुल फसाद, कोरोना, इस पैटर्न के तहत ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। क्या आप कमेंट करते हैं इस पर? देखिए, एक तो पाकिस्तान की पाक फौज की कुर्बानियां किसी से छुपी नहीं है। रद्दुल फसाद हो या ज़रबे अज़ब हो, इस मुल्क को महफूज फौज ने बनाया है। लेकिन आज बादिउल नजर में मुझे ऐसा लग रहा है कि स्पेशली ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, इसमें इस बात को ज्यादा उजागर किया गया कि नवाज शरीफ से डील की बातें बेबुनियाद हैं। जी सर, उन्होंने इसका वाशिगार जवाब दिया। उन्होंने कहा अगर कोई डील करता है ये क्या सराइयां और बेबुनियाद है, उससे सबूत मांगा जाए। तो मेरा एक ज़ाती ख्याल है कि हमारे ये बहुत बड़े अदारे के DGISPR एक मजबूत तरीन अदारा है। उन्होंने महसूस क्यों किया कि ये DGPR डील की बातें हो रही हैं? देखना ये है कि वाकई ही माजी में क्या एस्टेब्लिशमेंट डील करती रही या नहीं, या अब हो रही या नहीं हो रही। लेकिन उन्होंने इस बात को आज बिल्कुल इसका तरदीद कर दी कि खसूसन नवाज शरीफ को पिन पॉइंट किया, क्योंकि पिछले कुछ अर्से से मुस्लिम लीग नून इस बात को बहुत तूल दे रही थी कि ताकतवर हल्के नवाज शरीफ से पूछे, उनकी मर्जी से इलेक्शन होंगे, उनकी मर्जी से बताए जाएंगे, और वही उनसे माफी मांग रहे हैं। तो मेरा ख्याल है आज DGISPR की तरफ से मुंह तोड़ जवाब दिया गया है कि ना हम आपसे डील कर रहे हैं, ना कोई मामला था। हाँ, बीइंग ए जर्नलिस्ट हमें ये सोचना होगा कि आप पाकिस्तान में कभी एस्टैब्लिशमेंट डील करती रही है या कर रही है या नहीं करती है। बिल्कुल झूठी बातें हैं, महज कियास रही है। और उन्होंने कहा कि जो डील की बात करता है उनसे सवाल करें। आपने कहा कि बीइंग जर्नलिस्ट, बीइंग सहाफ़ी, हम ये सवाल जो है उठाते भी रहे हैं। अब जब डील की बात होती है तो भट्टी साहब, सवाल जब उठाया जाए, सवाल लेकर कहाँ पर जाया जाए, सवाल लेकर कहाँ पर जा सकते हैं एज अ जर्नलिस्ट? और इस डील की इस बात के बाद क्या अब ये जो सारी खबरें थी, जो प्रोपेगेंडा था या जो अफवाहें थी, ये अब खत्म हो जाएंगी, दम तोड़ जाएंगी? देखिए, DGISPR मेजर जनरल बाबर हयात साहब एक बहुत जिम्मेदार इफ्तिखार साहब जिम्मेदारी पे है, उनकी बात में असर है। लेकिन बीइंग ए जर्नलिस्ट जो मेरी अपनी राय है, डील होती रही है, होती है, इसके लिए गुफ्तगू होती है। तो बेहतर ये है कि जो डील ये जो होती है, इनफैक्ट इनकी कभी रसीदें नहीं होती। आपको याद होगा कि परवेज मुशर्रफ दौर में मोहतरम नवाज शरीफ को सजा हुई थी तो सारी दुनिया बेखबर थी, और रात को एक जहाज आया और उनको लेकर चले गया। अब भी नवाज शरीफ जेल में थे, जेल में से वो सीधा हस्पताल गए, और हस्पताल में ऐसा हुआ कि बाद में खुद वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैरानगी का इजहार करते रहे कि नवाज शरीफ बाहर कैसे चले गए। लेकिन हमें DGISPR की बात को वजन देना होगा, लेकिन इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि हमेशा अदारों हुकूमत के साथ कोई ना कोई मामला करते रहते हैं। और इसमें अपोजिशन और मरियम नवाज अब बेहतर जवाब दे सकती हैं कि उन्होंने ही खलाई मखलूक पे इल्जाम लगाया था और कुछ अदारों के सरबराहों के इस्तीफा मांगा था। अब ये मरियम नवाज को चाहिए फौरी तौर पर ट्वीट करके बताएं कि उनके साथ कौन डील कर रहा है और कौन उनको प्रेशर में ला रहा है। बहरहाल उन्होंने इस मसले से बिल्कुल लातल्की का इजहार कर दिया है बकौल मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब के। बट साहब, भारत की जानिब बढ़ते हैं, भारत को जो वाज़ेह पैगाम दिए गए। उससे पहले एक और जिक्र किया गया DGISPR की जानिब से कि कुछ अरसे से इदारों के खिलाफ एक मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है, हम इससे आगाह हैं। और इससे निमटने के लिए जब एक सहाफ़ी की जानिब से सवाल किया तो उन्होंने कहा पाकिस्तान का नहीं, पूरी दुनिया का मसला है, हमें इनफरादी और इज्तिमाई सतह पर इक़दाम करना होंगे, हम सबको मिलकर ऐसे अनासिर के खिलाफ लड़ना होगा, खड़े होना होगा। तो सर, इन अनासिर के हवाले से आप क्या कमेंट करेंगे? ये कौन से अनासिर हैं और ये क्यों मुल्की इदारों के पीछे पड़े हैं, और इनसे कैसे निपटा जा सकता है? नहीं, देखें, बदकिस्मती है, बैरूनी ताकतें और मुल्क में कुछ लोग पसे पर्दा या दानिस्ता या गैर दानिस्ता गैर मुल्की आकाओं के हाथ में खेलते हैं, और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पर कोई भी हमला करने का मौका नहीं जाने देते। इसमें दो राय कोई नहीं है कि भारत एक वार कर रहा है, एक मीडिया वार कर रहा है, और ऐसे ऐसे बेसलेस इल्जाम लगा रहा है कि मकबूजा कश्मीर में जितने मसाले उसने ढाए हैं वो दुनिया की इसकी मिसाल नहीं। और पाक को बहुत ज्यादा कम वसाइल के बावजूद न सिर्फ भारत को शिकस्त देने बल्कि फतह करने की पोजीशन में भी है। लेकिन इस पे हमें चाहिए कि कोई भी बात करता है तो पाकिस्तान सबसे पहले, फौज हमारी है, हमारा। बट साहब, आपने बड़ा एक अहम पॉइंट किया है कि कुछ तो दानिस्ता, लेकिन जो गैर दानिस्ता तौर पर लगे हैं उन्हें यानी कि इल्म ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। देखे, खुद मोहतरम
मेजर जनरल साहब बाबर इफ्तार साहब ने फरमाया हमें इल्म है, तो अगर इन्हें इल्म है, इन्होंने खुद फरमाया कि हम जानते हैं, तो इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए सबसे पहले पाकिस्तान है, हमारे पाकिस्तान के बगैर हम कुछ नहीं है। जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करता है, तो अगर वो खुद कह रहे हैं कि उनके इल्म में ऐसे लोग, तो फिर तो मेरा ख्याल है उनके खिलाफ कार्रवाई बननी चाहिए। बल्कि ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो फरमाते कि हमने इन लोगों के खिलाफ जिनका गैर मुल्की एजेंडा लेके पाकिस्तान की बदनामी का बायस बन रहे थे, ये कार्रवाई की या नहीं की, तो हो सकता है इस पर वो काम कर रहे हैं और आने वाले दिनों में नजर आ जाए कि पाक फौज पर हमला करने वाले, क्योंकि फौज हमेशा गाजियों और शहीदों की एक तलील दास्तान है पाक फौज के अफसरों और जवानों की। ठीक है, बड़े साहब साथ ही रहेगा। असद कायद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। कायद साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सर आगाज़ पहले तो आज की जो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस है उस पर कमेंट कर दीजिएगा, और इसके साथ साथ आप जो डील के हवाले से बड़ा वाज़ेह पैगाम दे दिया है, जो तमाम अफवाहें थी, जो गर्दिश कर रही थी खबरें, वो अब दम तोड़ जाएंगी इस वाज़ेह पैगाम के बाद, इस पर आप क्या कमेंट करते हैं? देखिए, जब ISPR के DG बात करते हैं तो वो कौम से भी बात कर रहे होते हैं और ज़ाहिर है अफवाज पाकिस्तान से भी बात कर रहे होते हैं। तो बेसिकली ये जो उन्होंने कहा है कि जो एक अटैक या एजेंडा है वो बुनियादी तौर पर मोरल को डाउन करने के लिए किया जाता है, और यहाँ मैं इतने ही छुपे हुए लफ्ज़ों में कह सकता हूँ कि बड़ी एक वेज ड्राइव करने की नाकाम कोशिश की गई है फौज के अंदर। और ये जो डील की अफवाहें फैलाई जाती हैं, ये भी अवाम और मुल्की इदारों को बददिल करने के लिए फैलाई जाती हैं। तो मेरे ख्याल में ये लॉन्ग ड्यू थी, बड़ी बरवक्त थी। और एक बात आप समझ लें, माजी में डीलें होती रही हैं या नहीं होती रही, लेकिन सवाल ये है कि वो तारीख कहते हैं अपने आप को दोहराती है, ये दुरुस्त है, लेकिन तारीख हर बार एक नए और एक बुलंदतर मकाम पे अपने आप को दोहराती है। वो चीजें ऐसी हो चुकी हैं एस्टेब्लिशमेंट और इस मुस्लिम लीग नून के दरमियान कि वो जिसे आप कहें ना मुहावरतन के अंडे का आमलेट बन चुका है। तो अब उसको जो लोग दोबारा से अंडे में तब्दील करना चाहते हैं, वो कोशिश अपनी सी करते रहे, लेकिन सवाल ये है कि ये इदारे की अपनी जो एक यकजहती है उसका भी सवाल है। अगर आप सवाल उठाते हैं, आप अस्करी लीडरशिप हो या कोई लीडरशिप हो, उसके हवाले से आप क्वेश्चन रेज कर देते हैं, उसके अलावा उन पर शकूक का जो इजहार किया जाता है, व्हाट डज इट मीन? एक दिन में आप एक इदारे की क्रेडिबिलिटी को बर्बाद करने की अपनी तय पूरी नाकाम या कामयाब या सेमी किसी किस्म की कोशिश करते हैं, अगले दिन वहां डील करने पहुंच जाते हैं। तो आई डोंट नो हु इज एडवाइजिंग देम। तो मेरे ख्याल में ये बड़ा टाइमली था, और जो मैसेज है वो बड़ा क्लियर था, और मैसेज पूरी मुल्क के लिए था और शायद पूरे मुल्क के इदारों के लिए भी था। तो आपने कहा बड़ा अहम है ये। तो 2021 की जो कारकर्दगी रही, जो ऑपरेशंस किए गए, जो कामयाबी से मिटी गई, ये जो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो जो हमारी बॉर्डर की सूरत हाल थी उसके हवाले से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो कितनी अहम थी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होना, और जो पैगाम दिया गया दुश्मन को दिया गया, भारत को दिया गया, जितने मुल्क दुश्मन अनासिर हैं उन्हें पैगाम दिया गया, ये कितनी ज़रूरी और कितनी अहम थी प्रेस कॉन्फ्रेंस मुल्क के हालात में? आप इसको कैसे देखते हैं कायद साहब? देखिए, एक तो आप देखें कि वी हैव मेड आवर ब्लंडर्स इन द पास्ट, और उन ब्लंडर्स की जो क्लीन करना की जो कीमत है वो हमने, हमारे खजाने ने, हमारे जवानों ने अदा की। और आज वो दिन भी थे कि एक दिन में हम तीन जो है वो धमाके देखते थे, बाहर जाते हुए डरते थे। तो हमने इस इदारे ने और इस मुल्क ने बड़ी हैवी प्राइस पे की है, और यकीनन माजी में जो मार्शल लॉ लगते रहे हैं और उसके नतीजे में जो पॉलिटिकल एलीट क्रिएट हुई है, उसने एक इर्रेपरेबल डैमेज और लॉस किया है, नुकसान किया है। उसको ठीक करना और आइंदा से जो है वो हालात को ठीक रुख पे डालना, ये बड़ा अपहिल टास्क। सबसे बड़ा टास्क तो ये था कि हमें जो फोर्स किया गया खासतौर पर कोल्ड वार के दौरान, ये जो हम अपने घर में दहशतगर्दी ले आए, और ये जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी उस वक्त जो क्रिएट की गई डिक्टेटरशिप के नीचे, उन्हें तो सिर्फ माल बनाने के अलावा कोई काम नहीं था। तो वो ब्लंडर्स को भी बाद में हमने देखा कि फौज बाहर गई, उसने सियासत से अपना थोड़ा बहुत पीछे हटी। अब ये तो नहीं हो सकता कि उसका कोई मतलब है आपकी ट्रेन उलट जाए तो आप फौज को बुलाते हैं, आपका जो सैलाब आ जाए तो आप फौज को बुलाते हैं। इसी तरीके से कोई और एस्टेब्लिशमेंट, एक और भी ज़हन में बात रखिए, कोई दुनिया का मुल्क नहीं है जहां एस्टेब्लिशमेंट ना हो। बिल्कुल कायद साहब, यहीं से बात आगे बढ़ाएंगे। आप साथ ही मौजूद रहेगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड नादिर मीर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनकी जानिब बढ़ते हैं, उनकी टेक ले लेते हैं। नादिर मीर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए।
अमीर साहब, आप क्या कमेंट करेंगे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर? इसकी अहमियत के हवाले से बात कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई शक नहीं कि पाक फौज ने बड़ी कामयाबियां समेटी हैं, दहशतगर्दों को शिकस्त दी है, कई अहम महाज जो हैं वो पाकिस्तान ने फतह किए, हमारी मिलिट्री फोर्सेस ने वो महाज जो हैं वो फतह किए। तो इस न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की अहमियत पर आप क्या कमेंट करते हैं कि कितनी अहम थी इन कामयाबियों के हवाले से आके सामने आके इसको बयान करना, इसको बताना पूरी कौम को? DGISPR ने बहुत मौजू और वक्त के मुताबिक जो रिक्वायरमेंट होती है ना, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। नॉट ओनली अ समरी ऑफ ऑल दैट इज डन बट आल्सो व्हाट इज टू बी डन, मतलब आगे भी जो होना है वो भी साथ उसमें इंडिकेट हो गया सारा। बात ये है कि एक एक करके ले लें। मैं आपको शुरू करता हूँ इंडिया से, जो मेन इशू है आपका। मैंने इस पे लिखा भी था बहुत, और पहले भी कहा था कि अफगानिस्तान वाज द प्रीवियस वॉर एंड इंडिया से मतलब कश्मीर, खालिस्तान सब उसमें शामिल है, इज द नेक्स्ट वॉर। मतलब वॉर वो जंग होती है, कोल्ड वॉर होती है, हाइब्रिड वॉर होती है, मीडिया वॉर होती है, बहरहाल कॉन्सेंट्रेशन, ये मकसद है उसका। तो इस वक्त भारत जो है, अगरचे पाकिस्तान ने अमन की कोशिशें पहले भी की थी, अभी भी कर रहे हैं, लेकिन जैसे DGISPR ने भी कहा, भारत अपने हेजुमनिस्टिक डिजाइन और पाकिस्तान के खिलाफ हर किस्म की कार्रवाई और मुहिम में कायम है, और वो बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा। बल्कि अफगानिस्तान से जो उसको डिफीट हुई, अफगानिस्तान जब से तालिबान के पास चला गया, अफगान तालिब, और वो सेकंड फ्रंट खत्म हुआ है, तो वो डायरेक्ट जम्मू कश्मीर के बाद आजाद कश्मीर और पाकिस्तान के खिलाफ प्लान कर रहे हैं मोर रिसेंटली। तो ये बात है। तो पाकिस्तान ने अपने आप को दिफा करना है, हर किस्म का करेगा, और हम कर सकते हैं। और मैंने अपनी मूवमेंट में, पाकिस्तान नेशनल रिफॉर्म मूवमेंट जिसका मैं चेयरमैन हूँ, हमने तो सिंपल पॉलिसी दी है, जो रियलिस्टिक पॉलिसी है, बेस्ड नॉट कि हम चाहते हैं, बल्कि जो हालात के मुताबिक, वो है कि इंडिया इज द एनिमी। इस वक्त जो दुश्मन है ना, इस वक्त आप वक्त के साथ दुश्मन बदलते रहते ना, इस वक्त जो दुश्मन है पाकिस्तान का, उसका नाम पहले भी था खैर, लेकिन अब मतलब पिछले 40 साल या 20 साल में अफगानिस्तान का मसला भी बहुत बड़ा था ना, अब वो कम मसला कुछ कम हो गया है, बॉर्डर तक रह गया मसला अफगानिस्तान का। बेसिकली इंडिया इज द एनिमी, मुख्तसर ये। दूसरी बात आ जाती है कश्मीर का। कश्मीर उसके साथ ही लिंक्ड है। कश्मीर में जो जुल्म है और जो जेनोसाइड एंड मैस रेप जिस लेवल पे ले गए हैं उसको इंडियंस, और वो बेसिकली सिर्फ जम्मू कश्मीर तक नहीं है, वो तो आजाद कश्मीर पे हमला करने की और हर किस्म की कोशिश करने की वो प्लान में है। अब वो नहीं हो सकता उनसे, बिकॉज चाइना के साथ 2 फ्रंट है, पाकिस्तान चाइना के साथ इंडिया का, उनके पास इतनी फौजी ताकत नहीं है पाकिस्तान को हरा सके, न्यूक्लियर डेटर्रेंस है, वो बहुत सारी लंबी दास्तान है कि वो क्यों नहीं कर रहे, वो करना चाहते हैं। तो दैट मीन्स कि दे वांट टू, मतलब इसका पीसफुल सोल्यूशन कोई नहीं देना चाहते, इंडियन की बात कर रहा हूँ। तो कश्मीर को हमने तो छोड़ना नहीं है, हमने तो कश्मीर लेके रहना है। और इस पे मैंने अगेन हमने पॉलिसी बनाई थी, DGISPR ने बड़ा अच्छा किया कश्मीर को हाईलाइट, क्योंकि ये गलत फहमी है लोगों की कि शायद वो बैक बर्नर पे चला गया या लोग भूल गए हैं। कश्मीर को कैसे भूल सकते हैं, यहाँ इतनी कुर्बानी दी गई है, 70 साल से भी ज्यादा, 100 साल तकरीबन हो गए होंगे, मतलब प्री पार्टीशन से कुर्बानी शुरू है, उससे भी पहले डोगरास के जमाने में एंड ऑल दैट। सो उस पे कश्मीर की तो सिंपल पॉलिसी हमने रखनी है, वो है कश्मीर इज पाकिस्तान। आप कश्मीर को क्लेम करें, वो इसलिए क्योंकि 35A के बाद और मोदी के जो सारा है, पहले भी इंडिया की इरादा नहीं था कश्मीर को सेटल करने का, लेकिन कम से कम वो बात करते थे, झूठी बात करते थे, हिपोक्रेटिकल बात करते थे। अब तो वो डिस्कशन खत्म है ना, अब तो वो आपको कश्मीर क्लेम कर रहे हैं, तो इसलिए वो पुरानी वाली स्टोरी तो ओवर। तो हमने वी हैव टू क्लेम ऑल ऑफ कश्मीर, कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, हर पाकिस्तानी कहता है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। तो ये पब्लिक सेंटिमेंट है ना, सिर्फ मैं या आप 2 लोग तो नहीं कह रहे, DGISPR अकेला तो नहीं कह रहा, सारा पाकिस्तान यही कहता है। तो ये हो गई बात। उसके साथ आप अफगानिस्तान पे आ जाएं। अफगानिस्तान के ऊपर ये है कि वहाँ बेसिकली अफगानिस्तान में अफगान तालिबान आने से एक तो वहाँ की जो जंग थी ना, ये जंग चल रही थी ना 40 साल से, जिसमें आपको पता है पहले सोवियत यूनियन, उसके बाद मुजाहिदीन, उसके बाद अफगान तालिबान, उसके बाद 20 साल अमेरिका है, नेटो। तो ये 40 साल का पैकेज है तकरीबन। वो जंग चल रही थी और उस जंग के नतीजे में पाकिस्तान, जो उधर आग लगी थी तो ज़ाहिर पाकिस्तान में उसका इफेक्ट आ रहा था। हमें पता है, सबको पता है कितना नुकसान हुआ पाकिस्तान का, बिग वी हैव सफर्ड ह्यूजली, हमने बहुत कुर्बानी दी, वो सारी डिटेल सबको पता है, तो मैं दोहराता नहीं हूँ। उस पर आपके टाइम बचाने के लिए मुख्तसर ये है कि अभी हमें पीस डिविडेंड मिलना चाहिए अफगानिस्तान में। अगर वो हुआ तो उसका फायदा हमें भी, अफगानिस्तान को तो होना चाहिए, हमें भी होना चाहिए अमन का फायदा। पाकिस्तान हमें से मतलब पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। तो उसमें हमने मेक श्योर करना है, जो भी करंट टॉपिक चल रहा है, कि जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सरहद है, हर 2 मुल्कों की सरहद होती है, यूएसए और मैक्सिको की सरहद है, यूएसए और कनाडा की सरहद है, हर मुल्क की सरहद होती है। तो हमारी सरहद है जिसको नाम ड्यूरेंट लाइन इसलिए दिया जाता है कि वो ड्यूरेंट जो अंग्रेज था उसके जमाने में बनी थी। उस तरह इंडिया चाइना की सरहद उसको मैकमोहन लाइन कहा जाता है, वो मैकमोहन था उसके नाम, तो नाम से फर्क नहीं पड़ता। इट इज दी पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर, यानी जो हमारा, उस पे हम वहाँ फेंस लगाते हैं, हम वहाँ दीवार बनाते हैं चीन की, या वहाँ पर हम तोपे लगाते हैं, अगर जो जरूरत है इतनी तो फौज लगाने की, क्योंकि अभी वहाँ अमन होना चाहिए, ट्रेड होनी चाहिए। अफगानिस्तान भाई है, ब्रदर कंट्री है, वी शुड सपोर्ट देम, वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन वी हैव टू इंश्योर आवर सिक्योरिटी, चाहे क्रिमिनल्स हैं, टेररिस्ट हैं, जो भी है, फॉरेन एजेंट्स हैं, इंडिया दोबारा आना कोशिश करें, तो वी हैव टू इंश्योर दैट एंड वी विल इंश्योर दैट। और ये इस पर पाकिस्तान कायम है, और ये इस
बाजवा ने ये और अच्छे कामों में ये भी बड़ा काम किया था युद्ध साइंस लगाने का, पहले तो काम ही नहीं हुआ था कभी ये। एनीवे, इसके साथ पॉलिटिकल वाली बात भी, वो भी बड़ी अच्छी बात है। देखिए, आर्मी शुड रिमेन, ये मैं ओपनली कहता हूँ और पहले भी कहता था, सीनियर लेवल पे भी, अभी भी कहता हूँ, अपने चेयरमैन पाकिस्तान नेशनल रिफॉर्म मूवमेंट ऑल्सो एंड ऑल्सो सोल्जर ऑल्सो, आर्मी शुड डू इट्स जॉब विच इज नेशनल सिक्योरिटी, कौमी जो दफा है और कौमी इंटरेस्ट में कंट्रीब्यूट करना, और हर दुनिया के सब मुल्कों में मिलिट्री जो है वो कंट्रीब्यूट कर रही है। पाकिस्तान की इंटरनल एक्सटर्नल हालात की वजह से और तारीख की वजह से और मौजूदा थ्रेट्स की वजह से ये जरूरत ज्यादा है बहुत सारे। मतलब न्यूजीलैंड को अगर कंपेयर करें पाकिस्तान से या स्वीडन को कंपेयर करें पाकिस्तान से, तो वो हालात, एनवायरनमेंट मुख्तलिफ है, दोनों एनवायरनमेंट मुख्तलिफ है। नाज़िम मीर साहब, वक्त की चूँकि कमी है, आपका जो है पॉइंट वो हमारे तक पहुँच गया। ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हारिस नवाज साहब, अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस अहम मौके पर की गई और कश्मीर की हक़ खुद इरादियत का आज दिन है, उस तारीख का भी तज़किरा किया गया और इस अहम तारीख के हवाले से बात की गई DGISPR की जानिब से। कितना अहम है ये? भारत को भी वाज़ेह पैगाम गया, दुनिया को भी वाज़ेह पैगाम गया? देखें, ये 5 जनवरी 1949 को सेल्फ डिटर्मिनेशन का रेजोल्यूशन पास हुआ था और आज सॉलिडारिटी शो करने के लिए, यकजहती शो करने के लिए कश्मीरी अवाम के साथ DGISPR ने कॉन्फ्रेंस की और बड़ा क्लियर बताया कि पाकिस्तान का स्टांस क्या है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज कश्मीर के बारे में बड़ा क्लियर रखते हैं, कश्मीर हमारा है और हम इसको लेके रहेंगे और हम कश्मीरी अवाम के साथ खड़े हैं। इसलिए ये खास तौर ब्रीफ किया गया। फिर ये कहा गया कि देखें, कश्मीरी नौजवानों पर जो जुल्म और बर्बरियत हो रही है, डेमोग्राफिक चेंजेस कर रहे हैं वो, और फिर जब वो मुसल्लह वो यंग जवान जो है वो इनको फौजियों को मार रहे हैं, जिसकी वजह से अपने अवाम के टेंशन डाइवर्ट करने के लिए पाकिस्तान को ब्लेम करते हैं। कभी कहते हैं किरन सेक्टर में पाकिस्तान का एक फौजी सिपाही शबीर बॉर्डर क्रॉस बॉर्डर किया, उसको टेररिज्म के लिए भेजा और उसका वेपन, एमुनिशन, ID कार्ड, वैक्सीनेशन कार्ड पकड़ा गया। तो एक कॉमन सेंस की बात है, क्या एक फौज एक सिपाही को किस काम के लिए वहाँ भेज सकती है? और फिर उसके बाद उसकी वीडियो भी निकल आई जिसमें वो कह रहे कि जी मैं जिंदा हूँ, मैं 2020 में रिटायर हूँ, मैं शारजा में रहता हूँ। इसके बाद और उन्होंने जो इनको कभी वेपन एमुनिशन कहते हैं, कभी सांबा सेक्शन में कहते हैं, तो ये टोटल बकलाट है, अवाम के टेंशन डाइवर्ट करना चाहते हैं। साथ ही साथ बताया कि किस तरह दुनिया जो है वो इनके खिलाफ होती जा रही है। इंटरनेशनल वॉच डॉग्स है, इंटरनेशनल एमनेस्टी इंटरनेशनल है, सब लोगों ने अब आपके सामने देखें तो उन्होंने इनके खिलाफ रेजोल्यूशन भी पास करे हैं। ये अब खुद परेशान है, वहां पर सिख खड़े हो गए हैं। नागाज में भी 18 लोग फौजी मारे गए, फिर उसके बाद मीजोज, असम, सब में ये आइसोलेट हो गए हैं। इसलिए ये पाकिस्तान में इल्जाम तराशी लगा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान ने फिर वार्न किया है कि अगर कोई सर्जिकल स्ट्राइक की मिस एडवेंचर की 2019 27 फरवरी की तरह, तो फिर मुंह की खानी पड़ेगी। तो वी विल रिटेलिएट। बिल्कुल। ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। सीनियर तर्जुमान सईद काजी हमारे साथ मौजूद थे और सीनियर सहाफ़ी आरिफ भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप सबका बहुत शुक्रिया।